Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, the next topic is AC through a capacitor. बच्चों हम AC सर्किट्स पढ़ रहे हैं और हमने AC थ्रू रजिस्टर स्टडी किया है, AC थ्रू अ प्योर इंडक्टर स्टडी किया है। हम पढ़ कर आए हैं कि जब अल्टरनेटिंग करंट रजिस्टर से गुजरता है तो वोल्टेज और करंट का फेज सेम रहता है, लेकिन जब अल्टरनेटिंग करंट इंडक्टर में से गुजरता है तो जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होती है या जो सोर्स से वोल्टेज ड्रा हो रही होती है वो करंट से फेज़ में π/2 रेडियन मीन 90 डिग्री लीड कर। आज हम ये देखने वाले हैं कि जब कैपेसिटर में से अल्टरनेटिंग करंट गुजरता है तो फिर वोल्टेज और करंट के फेज़ में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी क्वांटिटी फेज़ में लीड करती है या लैग करती है। बच्चों आपको बताया था कि DC को कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है, मीन कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को फ्लो नहीं करने। आज हम देखने वाले हैं कि कैपेसिटर AC को फ्लो करने देता है, लेकिन कंट्रोल मैनर में AC को फ्लो करने देता है, अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को रिएक्ट करता है। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होती है, हम इस टॉपिक में स्टडी करने जा रहे हैं। और कैपेसिटर AC को क्यों कर फ्लो करने देता है या फिज़िकली कैपेसिटर में से अल्टरनेटिंग करंट कैसे पास कर। सो द टॉपिक AC थ्रू अ कैपेसिटर। बच्चों हम एक कैपेसिटर लेंगे जिसकी कैपेसिटेंस हम अज्यूम करेंगे कि C है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है थ्रू अ स्विच एज शोन इन द फिगर। कंसिडर a capacitor of capacitance C connected to AC voltage source via a switch S as shown in the diagram। हमने बच्चों एक कैपेसिटर लिया है जिसकी कैपेसिटेंस हम एज्यूम कर रहे हैं नोन है C है और उसको हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर। आपको बच्चों बताया है AC वोल्टेज सोर्स या AC वोल्टेज ऐसी वोल्टेज को बोलते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होती है। ऐसी वोल्टेज को बोलते हैं जो पीरियाडिकली अपनी डायरेक्शन, जिसको बच्चों पोलैरिटी बोलते हैं, रिवर्स करते हैं। और जो मोस्ट कॉमन सोर्स है AC वोल्टेज का वो AC जनरेटर है। और बच्चों बार बार आपको बता चुके हैं कि जो वापडा वाले हमें वोल्टेज सप्लाई करते हैं वो AC वोल्टेज ही होती है। हम सर्किट को ड्रा करते हैं। जी बच्चों मैंने AC सर्किट दिखा दिया है इंक्लूडिंग कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C कनेक्टेड टू दिस AC वोल्टेज सोर्स थ्रू स्विच S एज शोन इन द फिगर। वो जो अभी तक स्विच ओपन ही है, अभी तक सर्किट कंप्लीट नहीं है, इट मीन्स अभी तक किसी किस्म का सर्किट में एक्साइटेशन मीन सर्किट में किसी किस्म की एनर्जी फ्रॉम द सोर्स और टू द सोर्स वो इन्वॉल्व नहीं। लेकिन जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो सर्किट में से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। अब बच्चों अल्टरनेटिंग करंट क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है ये कंटिन्यूसली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस करेगा। किस तरह से ये कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस करेगा, ज़रा इसको बच्चों अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो मैं AC वोल्टेज का एक साइकिल आपके सामने ड्रा करता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि एक कैपेसिटर किस रेट के साथ चार्जिंग या डिस्चार्जिंग करता है जब हम उसको AC सोर्स के साथ कनेक्ट करें। जी बच्चों मैंने AC वोल्टेज का एक साइकिल दिखाया है। इस एक्सिस पे आपको पता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज लेते हैं, इस एक्सिस पे टाइम या फेज लेते। अब मैंने बताया है कि AC वोल्टेज कंटिन्यूसली मैग्नीट्यूड को चेंज करती है, तो हमें नज़र आ रहा है कि टाइम के साथ जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है AC वोल्टेज की वो चेंज हो रही है और हाफ साइकिल के बाद पोलैरिटी भी रिवर्स हो। अब हाफ साइकिल 0 से लेके T/2 तक है और नेक्स्ट हाफ T/2 से T। कंप्लीट साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक है, जिसको मैंने 0 से लेकर कैपिटल T तक लिख दिया है। हाफ साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक है, 0 से लेके T/2 एंड नेक्स्ट हाफ साइकिल T/2 टू। अब मैं अगर इस हाफ साइकिल को फर्दर हाफ करूँ तो ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये फिर सेकंड क्वार्टर है, ये थर्ड क्वार्टर है, ये फोर्थ क्वार्टर। अब इस क्वार्टर को मैं अगर लिखूँ तो इसको T/4 ये फर्स्ट क्वार्टर आ गया है और जो नेक्स्ट क्वार्टर है वो ये वाला है, दैट इज़ 3T/। अब ज़रा देखें यहाँ से जैसे हम फर्स्ट क्वार्टर को फॉलो करते हैं तो हमें नज़र आ रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ
वोल्टेज इंक्रीज़ कर। इसका मतलब पहले क्वार्टर में जब इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज इंक्रीज करेगी तो ये कैपेसिटर की जो प्लेट है ये चार्जिंग का प्रोसेस शुरू कर देगी। इसका मतलब है कैपेसिटर चार्जिंग शुरू कर देगा, इसकी प्लेटों पे चार्ज राइज होना शुरू हो जाएगा। राइज का मतलब है जैसे जैसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंक्रीज़ करेगी तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर भी इंक्रीज। जिस वक्त ये वोल्टेज पीक पे पहुंचेगी तो ये कैपेसिटर मुकम्मल तौर पर चार्ज हो जाएगा, या मैं ये कह रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इस पे आ जाए। फिर इसके बाद पीक वैल्यू के बाद जब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज डिक्रीज़ करेगी तो ये कैपेसिटर का जो चार्ज है ये घटना शुरू हो जाएगा। इट मीन ये कैपेसिटर डिस्चार्जिंग का प्रोसेस करेगा। जब हाफ साइकिल कंप्लीट होगा तो कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज हो चुका हो। इट मीन्स पहले क्वार्टर में कैपेसिटर चार्जिंग करेगा, दूसरे क्वार्टर में कैपेसिटर डिस्चार्जिंग। अब तीसरे क्वार्टर में कैपेसिटर फिर चार्जिंग करेगा लेकिन विद रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी का मतलब है जब इधर सोर्स की पोलैरिटी चेंज होगी तो पहले ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हुई थी, ये नेगेटिव, तो अब ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज अटेन करेगी, ऊपर वाली प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज अटेन करना शुरू कर देगी। ये कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज नेगेटिव पीक वैल्यू पे आ जाएगी। फिर वोल्टेज जब घटना शुरू होगी तो ये कैपेसिटर डिस्चार्जिंग शुरू करेगा और कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज 0 हो जाएगी, मीन साइकिल कंप्लीट। इसका मतलब तीसरे क्वार्टर में कैपेसिटर चार्जिंग करेगा और चौथे क्वार्टर में डिस्चार्ज। इसका मतलब है एक साइकिल में कैपेसिटर 2 दफ़ा चार्जिंग करता है, 2 दफ़ा डिस्चार्ज। अब आपको बताया है कि वापडा वाले हमें जो AC वोल्टेज दे रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। 50 हर्ट्ज़ मीन एक सेकंड में इस तरह के 50 साइकिल हैं। इसका मतलब है एक सेकंड में अगर हम कैपेसिटर को वापडा की AC सप्लाई दे दें तो एक सेकंड में कैपेसिटर 100 टाइम चार्जिंग करता है, 100 टाइम डिस्चार्ज। तो इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं कि जब स्विच क्लोज करेंगे तो इस कैपेसिटर की प्लेटों पे हर वक्त चार्ज का आना और जाना जारी रहेगा। अब चार्ज का आना और जाने का मतलब है इस सर्किट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली वो हाफ ऑफ द साइकिल एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, हाफ ऑफ द साइकिल दूसरी डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। इट मीन सर्किट में कॉन्टीन्यूसली अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता रहता है और उसकी जो रीज़न है वो क्या है कि कैपेसिटर अंडर गोज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्ज, तो जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। व्हेन स्विच S is closed, alternating current flows through the circuit because the capacitor continuously undergoes the charging and discharging process। फिर बच्चों समझने मैंने बताया कि जब स्विच क्लोज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है इस सर्किट के अंदर से, और उसकी रीज़न क्या है, कैपेसिटर कंटिन्यूसली अंडरगोज द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। अब सपोज करते हैं लेट V इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, I इज़ द instantaneous value of current through that circuit, and Q is the charge on the capacitor at any instant of time। आपको पता है कि बच्चों जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है इतना ही दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, और हम बोलते हैं कैपेसिटर हैज़ स्टोर्ड चार्ज Q। तो ये Q क्या है, ये वो चार्ज है जो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम है। ये I क्या है, जो सर्किट में करंट है जो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम है। V क्या है, इस सोर्स की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज है जो कि सर्किट को एक्साइट कर रही है। हमने इसकी वैल्यू, चार्ज की वैल्यू और करंट की वैल्यू देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर में से गुजरता है तो दोनों या तीनों क्वांटिटीज़ में क्या रिलेशन है। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज V इज V इक्वल VM साइन वेव। एक क्वेश्चन नंबर, VM AC वोल्टेज की पीक वैल्यू है और V क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज इज V इक्वल टू VM साइन ओमेगा t। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज Q ऑन द कैपेसिटर इज Q इक्वल टू CV। बच्चों
11 चैप्टर में आप पढ़ कर आए हैं कैपेसिटर की ये फंडामेंटल इक्वेशन है Q इक्वल टू CV। Q का मतलब है चार्ज स्टोर्ड बाई कैपेसिटर, C कैपेसिटेंस है, V वैल्यू ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चूँकि यहाँ पर वोल्टेज इंस्टेंटेनियस है तो चार्ज भी इंस्टेंटेनियस है, तो V की वैल्यू पुट करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, तो Q इक्वल टू CVm साइन ओमेगा t। इसको लिखना चाहें तो Q इक्वल टू Qm साइन ओमेगा t, एंड दिस इक्वेशन इज नंबर 2 वेयर Qm इज द पीक वैल्यू ऑफ दिस चार्ज विच इज C इंटू Vm। तो यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ दिस इज पीक वैल्यू ऑफ चार्ज, जिसको Qm कह रहे हैं, दैट इज CV। अब हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करनी है, तो हमें पता है जो करंट है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। दिस Qm इज पीक वैल्यू ऑफ चार्ज, जो कि CVm की इक्वल है। C इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है और Vm पीक वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज है। अब बच्चों, अगर हमने सर्किट में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करना है, तो अगर हम इस चार्ज का रेट ऑफ फ्लो ले लें, यानी इस चार्ज का टाइम डेरिवेटिव ले लें, तो हमारे पास सर्किट के अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी, जो कि हम कैलकुलेट करने वाले हैं। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC I इक्वल डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा। अब इस इक्वेशन से चार्ज की जो चेंज है उसको डिवाइड कर दें टाइम इंटरवल से, तो हमारे पास सर्किट के अंदर फ्लो करने वाला ये जो करंट है इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स अगर हम चार्ज का टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें या चार्ज को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास करंट आ जाएगा। प्री इंजीनियरिंग के और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट डेरिवेटिव को कन्वीनियंटली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने जब AC थ्रू एन इंडक्टर पढ़ाया था, तो इस पर्टिकुलर केस में डेरिवेटिव लेने का जो कन्वीनियंट वे है वो बताया था। तो यहाँ पर दोबारा इसको मैं रिकॉल कर देता हूँ। अगर क्योंकि ये वैल्यू वहाँ पर पुट कर दें, I इक्वल टू डेल्टा ओवर डेल्टा टी, डेल्टा ओवर डेल्टा टी मीन रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, और Q का रेट ऑफ चेंज लेना है तो Q की वैल्यू पुट कर दिए साइन ओमेगा। अब बच्चों आपको बताया कि जो कांस्टेंट होता है उसको डेरिवेटिव से बाहर ले आते हैं। साइन ओमेगा टी की वैल्यू चेंज हो रही है तो साइन का डेरिवेटिव लेंगे। साइन का डेरिवेटिव आपको बच्चों बताया था काज होता है। Qm डेल्टा बाई डेल्टा टी हम लेंगे साइन ओमेगा टी Qm, और साइन का डेरिवेटिव काज ओमेगा। अब डेरिवेटिव इस एंगल का लेंगे डेल्टा बाई डेल्टा टी, आप फेज लेंगे यानी ओमेगा टी। अब ओमेगा कांस्टेंट है बच्चों, वो स्टार्ट पे ले आए, डेरिवेटिव टी का लेंगे Qm ओमेगा काज ओमेगा टी, और डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी इसका डेरिवेटिव बच्चों आपको पता है कि 1 आ जाएगा, और हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट दैट इज इक्वल टू Qm ओमेगा काज ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आ गई है जो इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। और आपको पता है काज या साइन के साथ जो वैल्यू होती है उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो I इक्वल टू Im काज ओमेगा टी, वेयर Im पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, जो कि Im की वैल्यू हमें पता है दैट इज़ Qm ओमेगा है, और ऑलरेडी Qm की वैल्यू पढ़ कर आए हैं दैट इज़ CVm, दैट इज़ CVm इनटू ओमेगा, दिस इज़ द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। अब बच्चों इस इक्वेशन को हम मैथमेटिकली यूँ भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कॉल कर रहा हूँ। तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 को अगर हम सॉल्व करें, एवेल्यूएट करें फार्मूला अप्लाई करके, तो ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इट इज़ इक्वल टू काज ओमेगा टी। और किस फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? फार्मूला बच्चों आपको बताया था साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा, दैट इज़ साइन एल्फा काज बीटा काज एल्फा साइन बीटा। अगर ये फार्मूला लगाएं, यहाँ पर एल्फा मीन ओमेगा टी कंसिडर करें, बीटा मीन पाई बाई 2 कंसिडर करें, और पुट करें यहाँ पर वैल्यूज़, तो जो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है दैट विल बी इक्वल टू काज ओमेगा टी प्लस पाई बाई। अब बच्चों इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को अगर आप वॉच करें
तो हमें ये नज़र आ रहा है कि जब इस कैपेसिटर में से अल्टरनेटिंग करंट गुजरता है तो अगर अप्लाइड वोल्टेज का फेज़ ओमेगा टी है तो जो कैपेसिटर चार्ज एक्वायर करेगा उसका फेज़ भी ओमेगा टी होगा, लेकिन जो सर्किट में करंट फ्लो करेगा उसका फेज़ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होगा। इसका मतलब है कि जब अल्टरनेटिंग करंट गुजरता है कैपेसिटर में से तो करंट लीड करता है अप्लाइड वोल्टेज से इन द फेज़ बाई पाई बाई 2 रेडियन आर 90। या दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कह रहे हैं कि जो वोल्टेज होती है, जो इंडक्टर की जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो लैग कर रही है फेज़ में अल्टरनेटिंग का। इसका मतलब है कि जब भी अल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर से गुजरेगा, प्योर कैपेसिटर में से गुजरेगा, तो फिर अल्टरनेटिंग करंट लीड करेगा फेज़ में अप्लाइड वोल्टेज से इन द फेज़ बाई पाई बाई। इसका मतलब है t0 पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज जब ज़ीरो होगी, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस वक्त इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ज़ीरो होगी, लेकिन इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू पीक से स्टार्ट होगी, यानी करंट क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। और जब वोल्टेज बढ़ेगी तो ग्रेजुअली करंट कम होता जाएगा, वोल्टेज पीक पे जाएगी, करंट ज़ीरो पे आ जाएगा। इसका मतलब है वोल्टेज और करंट के फेज़ में डिफरेंस होगा, पाई बाई 2 का डिफरेंस होगा, और लीड करंट करेगा वोल्टेज से पाई बाई 2, और कन्वर्सली अगर हम बोलें इन द अदर वे जो वोल्टेज है वो फेज़ में पाई बाई 2 लैग। Conclude, when alternating current passes through a capacitor, the current leads by the voltage in the phase by pi by 2 radian या 90। ये जो हम कंक्लूजन दे रहे हैं ये क्वेश्चन 1 और 3 को देख रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 we conclude that from equation 1 and 3 we conclude that when alternating current passes through a capacitor the current leads by the voltage in the phase by pi by 2। इस बिहेवियर को मैं ग्राफिकली भी दिखाऊंगा, फेजर रिप्रेजेंटेशन में भी दिखाऊंगा। दिस बिहेवियर इज ग्राफिकली शोन एज। अगर मैं बच्चों इसको ग्राफ में दिखाऊं तो इसको ग्राफ में आप देख सकते हैं। जी बच्चों, ये मैंने ग्राफिकली दिखा दिया है जो अल्टरनेटिंग करंट गुजरता है कैपेसिटर में से और जो अप्लाइड वोल्टेज है उन दोनों को। अब ज़रा गौर से देखें, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को मैंने ग्राफ में ड्रा किया है, ब्लू वाली जो स्केच है उससे, और जो रेड वाला स्केच है वो इस अल्टरनेटिंग करंट को शो कर रहा है। जिस वक्त वोल्टेज का फेज़ ज़ीरो होता है t0 पे, तो यहाँ पर ये वोल्टेज का फेज़ मैंने ज़ीरो लिखा है, लेकिन जब वोल्टेज का फेज़ ज़ीरो होगा यानी ओमेगा टी जब ज़ीरो होगा तो करंट का फेज़ पाई बाई 2 होगा। करंट को पॉजिटिव पीक से स्टार्ट किया है, इट मीन्स करंट पॉजिटिव पीक वैल्यू पे होगा। इसका मतलब है करंट का फेज़ पाई बाई 2 ज़्यादा है वोल्टेज से, वोल्टेज का ज़ीरो है, यहाँ पर करंट का पाई बाई 2 है, करंट लीड कर। जब वोल्टेज का फेज़ पाई बाई 2 होगा तो करंट का फेज़ पाई हो जाएगा। जब वोल्टेज का फेज़ पाई होगा करंट का फेज़ 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कैपेसिटर में से करंट हर वक्त वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज़ में लीड ही कर रहा है, या वोल्टेज जो है करंट से फेज़ में पाई बाई 2 लैग कर रही है। तो इसका मतलब है कि एसी सर्किट के अंदर रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, लेकिन वोल्टेज और करंट के फेज़ में डिफरेंस ज़ीरो होता है जब रेजिस्टर होता है, वोल्टेज और करंट के फेज़ में डिफरेंस पाई बाई 2 होता है, इंडक्टर में भी और कैपेसिटर में भी। फ़र्क क्या है कि इंडक्टर में वोल्टेज का फेज़ पाई बाई 2 करंट से ज़्यादा होता है और कैपेसिटर में करंट का फेज़ वोल्टेज से पाई बाई 2 ज़्यादा होता है। इट मीन्स कैपेसिटर में से जो करंट है वोल्टेज में करंट से, जो कैपेसिटर में करंट है वोल्टेज से फेज़ में पाई बाई 2 लीड ही करता है। इन फेज़र रिप्रेजेंटेशन अगर मैं फेज़र डायग्राम में इसको शो करता हूँ तो जिस वक्त इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ज़ीरो होगी एंड इंक्रीजिंग पॉजिटिवली, उस वक्त करंट की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। इसका मतलब जिस वक्त वोल्टेज का फेज़र हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, करंट का जो फेज़र है वो डायरेक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो फेज़र में देखें इसको, इन फेज़र डायग्राम करंट लीड कर रहा है और कैपेसिटर की वोल्टेज जिसको मैंने VC लिख दिया है, ये पाई बाई 2 जो है
ये करंट से लैग कर रही है या करंट दूसरे लफ्ज़ों में वोल्टेज से π/2 जो है वो लीड कर रहा है। इस मीन्स जब AC थ्रू कैपेसिटर गुजरता है तो फिर करंट और वोल्टेज के रिलेशन मैथमेटिकली यूँ लिखते हैं, ग्राफिकली यूँ शो करते हैं और फेज़र में इसको यूँ रिप्रेजेंट करते हैं कि करंट हमेशा वोल्टेज से π/2 फेज़ में लीड ही करता है। नेक्स्ट इज रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस फिजिकली मैंने बच्चों बताया कि कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोज करता है, तो जो अपोजिशन कैपेसिटर ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ AC दैट इज नोन एज रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ AC इट इज डिनोटेड बाय XC, SI यूनिट इज ओहम। अंडरस्टैंड करें बच्चों, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ AC दैट इज नोन एज रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, इसको हम XC लिखेंगे एंड इट इज़ मेजर्ड इन ओहम इन सिस्टम इंटरनेशनल। मैथमेटिकली इट इज़ रेशियो ऑफ RMS वैल्यूज ऑफ AC वोल्टेज एंड AC। अगर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट से डिवाइड कर दें, हमारे पास कैपेसिटर की रिएक्टेंस आ जाएगी। हम कह रहे हैं कि जो XC है दैट इज़ VRMS डिवाइडेड बाई IRMS। इट इज़ द एक्चुअली ओहम लॉ एंड इट इज़ may be written as XC equal to VRMS mean peak value over under root 2 और IRMS mean peak value of current over under root 2। under root 2 कैंसिल हो जाएगा, VM over IM that is XC। अब बच्चों IM की वैल्यू यहाँ पर हमने लिखी थी IM CVM over ओमेगा, CVM over ओमेगा। VM बच्चों अगर कैंसिल कर दें तो XC that is 1 by ओमेगा C दैट इज़ 1/2πfc। इसका मतलब है जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस है वो भी इस अल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन इंडक्टर की रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली होती है, कैपेसिटर की रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होती है। इट मीन्स रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एक तो कैपेसिटर की अपनी कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रही है, दूसरा सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है। और अगर हम यहाँ से देखें फॉर DC डायरेक्ट करंट, आपको बताया था कि डायरेक्ट करंट को कैपेसिटर ब्लॉक करता है, यानी गुजरने नहीं देता। क्यों नहीं गुजरने देता आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो जब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो XC की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर DC को इन्फिनिटी रिएक्टेंस ऑफर करता है। इट मीन्स ये DC को पास नहीं करने देता। इसीलिए हमने कहा था कि जो कैपेसिटर है ब्लॉक्स, सो अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ AC दैट इज नोन एज रिएक्टेंस, इसको XC लिखते हैं, ओम में ही मेजर करते हैं, ओम लॉ से ही कैलकुलेट करते हैं। RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज को RMS वैल्यू ऑफ करंट से डिवाइड करते हैं। जैसे DC सर्किट में रेजिस्टेंस निकालते हैं, वोल्टेज को करंट से सिंपली डिवाइड करते हैं। चूँकि सर्किट अल्टरनेटिंग टाइप के हैं, अल्टरनेटिंग टाइप सर्किट में हम RMS वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज और RMS वैल्यू ऑफ करंट लेते हैं। सो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर निकालनी है तो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाई RMS वैल्यू ऑफ करंट, रेशियो सेम आएगी जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और पीक वैल्यू ऑफ करंट की है, वैल्यू पुट की। इट मीन रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर हमारे पास आ गई है। दिस इज दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। इट मीन जितनी फ्रीक्वेंसी सोर्स की ज़्यादा होती जाएगी कैपेसिटर की रिएक्टेंस उतनी ही घटती जाएगी। इट मीन हाई फ्रीक्वेंसी वाले करंट कैपेसिटर में से इजीली पास करते हैं रिलेटिव टू द लो फ्रीक्वेंसीज अल्टरनेटिंग करंट। और अगर DC है तो DC की तो फ्रीक्वेंसी 0 है, अगर यहाँ पर 0 पुट करें तो 1 डिवाइडेड बाई 0 वी गेट इन्फिनिटी। इट मीन्स कैपेसिटर की रिएक्टेंस DC के लिए इन्फिनिटी है। इट मीन्स कैपेसिटर ब्लॉक्स DC, कैपेसिटर DC को ब्लॉक कर देता है। इट मीन DC को बिल्कुल ही नहीं गुजरने देता। इसलिए मैंने बताया था कि कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों AC सर्किट के बेसिक एलिमेंट्स हैं। DC सर्किट का बेसिक एलिमेंट आपको बच्चों बताया है वो रजिस्टर है। इंडिविजुअली आपको बताया है कि कैपेसिटर DC को ब्लॉक कर देता है और इंडक्टर DC को फुली परमिट करता है। So in AC circuit, resistor, capacitor and inductor all permit the current to flow within limit. It means capacitor, inductor and resistor all can control the flow of AC.